हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, क्वालिटी एजुकेशन की वीडियो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका पेपर सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं और टोटली 15 टेस्ट हैं। उसमें से 6 टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, 7वें टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआती जो आपके 10 टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज हैं और लास्ट के 5 टेस्ट आपके फुल लेंथ रहेंगे। तो आज अपना 7वां टेस्ट है और 7वें टेस्ट का सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट के अंदर जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो टॉपिक, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आसान है। आज देखेंगे अपन इसको। उसके साथ में दो चर वाले रेखिक समीकरण और अलजेब्रा का कुछ पोर्शन भी है इस टेस्ट के अंदर। समय चाल दूरी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो मैथ्स वाकई बहुत आसान है, ऐसा मैं हर बार बोलता हूं और ऐसा है भी सही। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो मैथ सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो मैथ से दुखदाई कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और वीडियो मेंस के हिसाब से बात करें तो मैथ के वेटेज को अगर देखें तो बिना मैथ के पार पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। आप में से वे लोग जो मैथ की समस्या को का उन्मूलन करना चाहते हैं, यानी कि मैथ की समस्या को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर अपना कंप्लीट मैथ का कोर्स अवेलेबल है, जहां पे मैथ को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। सारे एग्जाम जहां पे मैथ पूछी जाती है वहां के लिए वो कोर्स बहुत उपयोगी है। और अब अपन पेपर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ये अपना पहला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से। देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी आवृत्ति आवंटन में माध्य एवं माध्यिका का क्रमशः 52 और 55 है, तो उसका बहुलक आपको पता करना है। मतलब यहां पे आपको उस बंटन का मीडियन दे रखा है, यानी कि माध्यिका दे रखी है, और माध्य दे रखा है यानी मीन दे रखा है। आपको उसका मोड पता करना है, यानी कि बहुलक पता करना है। देखो, ज्यों ज्यों अपन आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा के आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत शानदार लेवल के हैं, तो बहुत तसल्ली से सारी चीजें देखना। चलिए, आपको पता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो ये तीनों माप हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये है कि बहुलक जो होता है वो होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये इनके बीच में रिलेशन है। अब देखिए यहां पे आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। आपको माध्य दे रखा है 52 और आपको माध्यिका दे रखी है 55। तो यहां पे रख दो, बहुलक आ जाएगा, ठीक है। बहुलक आपको चाहिए है, ओके। तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका आपकी कितनी है 55, ओके। और -2 इंटू माध्य। माध्य आपका कितना है 52, ओके। तो देख लो आप, 5 या 15, 165 ये हो गया, माइनस ये हो गया आपका 104, और 165 में से 104 गया तो 61 रह गया ना, यस और नो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर है कि बहुलक इसका क्या होगा 61 होगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो तसल्ली से, क्या बोला है कि देखो, एक आंकड़े में 10 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि प्रारंभ में 7वें प्रेक्षण में 4 की वृद्धि की गई या की जाती है, तब माध्यिका में हुई वृद्धि है। जो आंकड़े होंगे माध्यिका लेने के लिए उनको व्यवस्थित करेंगे या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। इसने बोला आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित किया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 10 आंकड़े हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अब एक बात बताइए, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक बीच का आंकड़ा। तो यहां पे टोटल आंकड़े कितने हैं 10, तो ठीक बीच में तो कोई मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि ठीक बीच के 2 पकड़ने, 1 2 3 4 इधर छोड़ो, 5वां और छठा ले लो, 1 2 3 और 4 उधर छोड़ दो। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, समझे आप, तब जाकर के आपकी माध्यिका आएगी। अब ये बोल रहा है कि यदि प्रारंभ में 7वें प्रेक्षण में 4 की वृद्धि की, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वें में ये जितना भी इसका अमाउंट था, 7वां प्रेक्षण जितना भी था उसमें 4 की वृद्धि की है। देखिए इसमें +4 किया है। एक बात बताओ, भले ही आप इसमें 4 की वृद्धि कर रहे हो, लेकिन हमारा जो माध्यिका है यानी जो मीडियन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन तो आपका यहां से यहां पर ही फिनिश हो रहा है, जबकि परिवर्तन तो आगे हो रहा है। तो मीडियन को क्या फर्क पड़ेगा? तो मीडियन में हुई वृद्धि या कमी क्या होगी? 0 की। मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
अब देखिए ये क्या बोल रहा है, देखना, ये बोल रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, 10 कोई आंकड़े हैं उनका माध्य 16 है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षण हैं आपके 8 और 7 के स्थान पर आपने 4 और 6 ले लिया, गलती से ये लिख दिया गया, तो सही माध्य क्या होगा? अब एक बात बताओ, प्रेक्षण आपके कितने थे? प्रेक्षण थे आपके 10, ओके, और आपने मध्य, मध्य यानी कि औसत क्या निकाला? 16 निकाला। अब बताओ मुझे योग कितना हो गया? 10 इंटू 16 यानी कि 160। आई समझ में बात? लेकिन आपने गड़बड़ कहां की कि जहां पे आपको 8 लेना था और 7 लेना था, वहां पे आप ले बैठे हो 4 और 6, यानी कि जहां पे 8 और 7 लेना था, 2 आंकड़े थे 8 और 7, 7 7 14 15, यानी कि टोटल 15 जब आपको लेना था, वहां पे आपने 2 आंकड़े गलत ले लिए, 4 और 6, यानी कि 10 ही लिया आपने। तो इन दोनों आंकड़ों से योग 15 बनता, जबकि दोनों इन जो लिए आपने उनसे योग 10 ही बन रहा है। तो एक बात बताओ, योग में कितनी कमी रह गई? आपके योग में कमी रह गई 5 की। अब 160 तो आपका योग आया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो है हमने गलत आंकड़े लेने की वजह से योग में 5 की कमी रह गई है ना? तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए ये आपने 5 को जोड़ दिया, जोड़ते ही त्रुटि सुधार हो जाएगा और ये 165 आ गया। तो ये शुद्ध योग है, ओके, शुद्ध योग आपका 165 है। अब आपको लाना है शुद्ध औसत यानी कि शुद्ध मध्य। तो शुद्ध मध्य क्या आ जाएगा? ये आपका 165 है, उसमें किसका भाग दे दो? 10 का, तो राशियां तो 10 ही है ना, तो ये हो गया 16.5। ये सुनो, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब इसको देखो आप। निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में क्या संबंध है? अब ये आंकड़े आपके पास है, इनका माध्य, माध्य का बहुलक में क्या संबंध है? तो आप इसका बहुलक निकालोगे, मध्य निकालोगे, ये जो आपका माध्य का निकालोगे और मध्य निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले अपने काम करते हैं, इसको, इसका बहुलक देख लेते हैं। तो बहुलक यानी कि जो सबसे अधिक बार आंकड़ा आया है, तो देखो 4 4, मतलब 4 है जो 2 बार आया है, बाकी कोई भी आंकड़ा डबल रिपीट ही नहीं हुआ, तो इसका बहुलक क्या हो गया? 4। ओके, बहुलक इसका 4 हो गया, ठीक है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है आपके ठीक बीच का आंकड़ा। तो आपको इसको क्या करना है? आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और उसके बाद में ठीक बीच का आंकड़ा लेना है। तो एक बात बताओ, ये आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े है ना, तो बीच के 2 पकड़ के 2 का भाग देना है। तो पहला आंकड़ा तो यही है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। अब देखिए, आपको माध्यिका लेने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आंकड़े हैं ना, तो माध्यिका ठीक बीच का आंकड़ा होगा। तो ठीक बीच के लिए आरोही क्रम में डाल दो इनको, 1 4 4 है ना, फिर आपका 5, ये 6 और ये 8, ये 9, और उसके बाद में कौन है? ये 10 और ये 15 और ये 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और, ठीक है। अब सुनिए, माध्यिका यानी ठीक बीच का आंकड़ा, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, ये 2 बीच में आंकड़े बचते हैं। तो 6 + 8 बटे में 2 करोगे ना, तो ये हो गया आपका 7। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी माध्यिका। ओके, ये माध्यिका हो गई, ये बहुलक है। अब अगर अपन बात करें यहां पे माध्य की, तो माध्य क्या होगा? आपको पता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो इन सब का योग करोगे तो योग आ जाएगा आपके 80। ओके, और राशियां कितनी है? 10, तो 10 का भाग दे दोगे, ये आ गया आपके 8। तो ये तो है आपका मध्य, ओके, मध्य, समांतर माध्य जिसको अपन कह सकते हैं, और ये है आपका माध्यिका और ये है आपका बहुलक। तो देखो, समांतर माध्य ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, तो पहला आपका राइट आंसर है। समांतर माध्य सबसे बड़ा है, उससे छोटी है माध्यिका और सबसे छोटा है बहुलक। क्लियर? सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, 2 बारंबारता बंटनों के माध्य क्रमशः M1 और M2 है तथा उनकी बारंबारता F1 और F2 है, तो दोनों बंटनों को मिलाकर के माध्य क्या होगा? सुनिए,
आंकड़े आपके M1 है, सुनना, प्रेक्षण कितने हैं देखना आप, प्रेक्षण ने आंकड़ों की क्या बोला है, माध्य, ओके, प्रेक्षण नहीं माध्य। तो प्रेक्षण आपके कितने हैं, प्रेक्षण है आपके F1। F1 जो प्रेक्षण है, उन प्रेक्षणों का माध्य कितना है, M2, M1, ये सुनो, M1, ठीक है। अब इनके योग की बात करो तो योग हो जाएगा M1 इंटू F1, ओके। उसके बाद में अपन चलते हैं, अलग से आपके प्रेक्षण कितने हैं देख लीजिए आप, आंकड़ों की संख्या कितनी है, F2, और उनका माध्य क्या है, M2। तो प्रेक्षण है आपके F2 और उनका जो माध्य है वो दे रखा है M2, तो इनका योग क्या हो गया, योग हो गया M2F2। ये सुनो, अब आपको क्या लाना है, सभी का माध्य लाना है, सभी का माध्य, ठीक है। तो सभी का माध्य लाना है तो सभी आंकड़ों का योग करना है। जो F1 आंकड़े हैं उनका योग ये है, जो F2 आंकड़े हैं उनका माध्य ये था, इस वजह से योग ये है, तो इनका योग कर लो। तो ये हो गया आपका M1 F1 प्लस M2 F2 बटे में राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, संख्या कितनी है, F1 प्लस F2, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया, ये आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, M1 F1 प्लस M2 F2 F1 प्लस F2 बटे में, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात है, क्लियर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, दिए गए आंकड़ों का मध्य से मध्य विचलन क्या होगा। मध्य विचलन का मतलब है कि जो मध्य है उससे आंकड़े कितने विचलित है, कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर है उस दूरी का औसत आपको लेना है। तो सबसे पहले मध्य निकालो, ओके। मध्य कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि इन सब का योग करोगे, ठीक है। तो इनका योग करोगे तो ये आ जाएगा 390, इनका सबका योग 390 आ जाएगा। ये आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 10 आंकड़े। तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ये 39 जो है वो आपका मध्य है, ठीक है। चलिए, अब अपन आते हैं इनके विचलन पर। तो ये माध्य पहले आंकड़े से कितना विचलित है, कितनी दूरी पर है, कितने बिखराव पर है। तो 39 जो है 37 से 2 के बिखराव पर है, 2 के बिखराव पर है, प्लस इस बिखराव का ही तो औसत लेना है। और 48 से कितने बिखराव पर है, ये हो गया आपका 9 के बिखराव पर है। कैलकुलेशन आप भी देखते जाना, फिर कमेंट करोगे नीचे सर इसमें कैलकुलेशन गलत हो गई, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी मैनेज कर सकते हो। 39 और 50, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप 39 है, उससे ये 50 कितना दूर है, तो ये आपके 11 दूर है, 11 है कि नहीं है, 39 से 50, ओके। 23 से ये कितना दूर है, तो 23 से 33 10 हो गया और 6 16, 16 दूर है, ठीक है। 47 यहां से कितना दूर है, तो 47 आपका दूर है 7, ठीक है। 39 से 47 आपका कितना दूर है, ये हो गया आपका 39, 8 दूर है, ठीक है। क्योंकि एक इसमें जोड़ते ही ये हो गया आपका 40 और 47, ठीक है। अब 58 कितना दूर है, तो आप जानते हैं कि 39 से 59 पे 20 होता, वो 19 दूर है, ठीक है। 29 आपका कितना दूर है, 10 दूर है। आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना। 27 आपका कितना दूर है, तो 29 से 30 ये हो गया आपका 12 टोटल, भाई 29 से 39 10 और 2 12, ठीक है। और 31 कितना दूर है, 31 आपका दूर है 8, और 40 कितना दूर है 1। ये सारा बिखराव है, कौन सा, केंद्रीय प्रवृत्ति से आंकड़ों का बिखराव है। अब आपको क्या करना है, माध्य विचलन लेना है। तो राशियों का योग बटे में ये जो बिखराव है, इस बिखराव का योग बटे में आपको क्या करना है, ये आंकड़े कितने हैं उसका भाग देना है। तो ये 2 9 11 16 8 19 10 12 8 और 1, ये आपके 10 आंकड़े। तो 10 का भाग दोगे, इन सब का योग आपके आ रहा है 96, मैं 10 का भाग दोगे ना तो ये हो जाएगा 9.6। और भी कैलकुलेशन आप जो है चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। 82 से 100 तक की 19 संख्याओं का मध्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ के भाग दे दो ना, ये कंटिन्यू संख्याएं हैं।
और लगातार संख्याओं में मध्य यानी कि औसत ठीक बीच का आंकड़ा होता है, तो ये हो गया आपका 82 + 100 और बटे में 2। ठीक है, ये हो गया आपका 91। ये सुनो, ये आपका आंसर है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, क्या बोल रहा है? यदि आंकड़ों से किसी समूह के समांतर माध्य से विचलनों के निरपेक्ष मानों का योग 256 और पदों की संख्या 4 हो तो माध्य विचलन क्या होगा? भाई माध्य विचलन का मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से हर आंकड़ा कितनी दूरी पर है, वो जो दूरी है उस दूरी का औसत, उस दूरी का माध्य, माध्य विचलन कहलाता है। इसने बोला है कि कुछ आंकड़े हैं, कितने हैं? 4। उन आंकड़ों से जो उसका माध्य है, उसका जो विचलन है, उन विचलनों का निरपेक्ष योग, नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करके, मतलब पॉजिटिव लेकर के योग बनता है 256। अब एक बात बताओ, इसका मतलब यह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से जो आंकड़ों की दूरी है उस दूरी का योग है 256, है ना? जैसे कि देखो, जैसे कि अपने इसके अंदर ये आपका क्या था? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ये थे आंकड़े, और ये सारी क्या है? इस केंद्रीय प्रवृत्ति से आंकड़ों की दूरी, आंकड़ों का बिखराव। अब हमने बिखराव का योग करके संख्याओं का भाग दिया तो ये आया ना। इसी प्रकार से ये माध्य विचलन आया। तो इसी प्रकार से ये बोल रहा है कि इस दूरी का योग, ये जो दूरी है ना, इस दूरी का योग तो ऑलरेडी वो दे चुका है 256, और आंकड़े कितने हैं? 4। तो माध्य विचलन तो सीधा ही आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 624, 416, 64। ठीक है, 64। सिंपल है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट है। चर श्रेणी 10, 20, 30, 40, 50 का परास गुणांक क्या होगा? ठीक है, परास गुणांक कैसे आएगा? सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा बटे में सबसे बड़ा आंकड़ा प्लस सबसे छोटा आंकड़ा, यानी कि हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा करके हाईएस्ट में लोएस्ट को जोड़ दोगे तो ये आपका परास गुणांक आएगा। अब यहां पे हाईएस्ट कौन है? 50, में से लोएस्ट कौन है? 10, बटे में हाईएस्ट और लोएस्ट को जोड़ दोगे, है ना? तो ऊपर रह गया 40 और बटे में क्या है? 60। तो ये हो गया आपका 2/3। यस, ये डी आपका आंसर है, राइट? तो परास गुणांक ऐसे आता है। ठीक है, अब इसको देखिए, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः 24 और 6 है तो ज्योमेट्रिक मीन आपको पता करना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो ज्योमेट्रिक मीन है और आपका जो ये हार्मोनिक मीन है और अरिथमेटिक मीन है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो ज्यामितीय माध्य होता है ना, उसका स्क्वायर, सुनना, ज्यामितीय माध्य का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य होता है, हरात्मक माध्य। अब एक बात बताइए, वो क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः 24 और 6 है तो ज्योमेट्रिक मीन लाना है। अब एक बात बताओ, ज्योमेट्रिक मीन लाना है तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ये है, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आपका निकल के आएगा 12 दूनी 24 और 2 इसके साथ जुड़ेगा तो 6 दूनी 12, ये 12 निकल के आ गया। ये सुनो, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखो, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन है। अब आपको सबसे पहले क्या पता करना है? इसमें माध्यिका पता करनी है और माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। अब कैसे करोगे? माध्यिका का मतलब है ठीक बीच का आंकड़ा। इसको आरोही क्रम में रखो, फिर ठीक बीच का आंकड़ा आप ले लो। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े, 10 आंकड़े हैं तो बीच आरोही क्रम में डाल करके बीच के आपको 2 आंकड़े लेने हैं। ठीक है, 4 आंकड़े पहले के छोड़ दो, 4 आंकड़े बाद के छोड़ दो। तो अपन पहले के 4 आंकड़े छोड़ते हैं, आरोही क्रम में बिठाने की जरूरत नहीं है, सीधा पहले कौन आएगा? 30, जनरल तो अपन जानते हैं। 30 को छोड़ा अपन ने, है ना? 30 के बाद में 34 2 और फिर अपन ने छोड़ा 38, ठीक है, और उसके बाद में छोड़ा अपन ने 40। तो 4 आंकड़े छोड़ दिए। 40 के बाद में कौन आ रहा है? 44, ठीक है। और अगर अपन पीछे से अगर बात करें तो अपन कितने आंकड़े छोड़ेंगे? पीछे से भी 4 छोड़ेंगे। अच्छा, 44 के बाद में जस्ट अगला आंकड़ा ले लो, वैसे भी हो जाएगा। तो 44 प्लस अगला आंकड़ा कौन है? ठीक है, ये 42 और 44। ओके, ये 42 प्लस 44,
वैसे आप अगर चाहो तो इसको पूरा आरोही क्रम में डाल दो, आरोही क्रम में डाल करके इसको कर दो, ठीक है। आरोही क्रम में डालोगे तो ठीक बीच में आपका 42 और 44 रहेगा, है ना। इनको जोड़ के आप 2 का भाग दोगे, 86 में 2 का भाग, तो ये 43, 43 जो है वो आपका क्या आ गया, वो आ गई माध्यिका, ठीक है, वो आपकी माध्यिका है। ओके, अब आपको क्या करना है कि माध्यिका से माध्य विचलन आपको लेना है, ठीक है। तो माध्यिका से माध्य विचलन आप कैसे लोगे? अब इस माध्यिका से आप क्या करो कि आपका जो प्रत्येक आंकड़ा है उसका बिखराव कितना है वो पता करो। अभी पता करते हैं। देखो, ये आपका 43 आया ना, ठीक है। इससे ये कितना दूर है? ये है आपका 9 दूर है, प्लस इससे ये कितना दूर है? तो 43 से 63, 20 और 3, 23 दूर है, ठीक है। और ये आपका कितना दूर है? ये 13 दूर है। आप कहोगे सर ये तो प्लस में दूर है और ये माइनस में दूर है। आपको माइनस को इग्नोर करना है, निरपेक्ष मान लेने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचना, ठीक है। सब पॉजिटिव आपको अंतर लेना है। 43 से 13 का हो गया, 43 से 38 का कितना हो गया? 2 और 3, 5 का अंतर हो गया, ठीक है। और ये केंद्रीय प्रवृत्ति से ये आंकड़ा कितनी दूरी पर है? 1 की दूरी पर है। अगला आंकड़ा कितनी दूरी पर है? 7 की दूरी पर है। अगला आंकड़ा कितनी दूरी पर है? 3 की दूरी पर है। अगला आंकड़ा कितनी दूरी पर है? 17 है, हाँ 17 की दूरी पर है, ठीक है। ये आंकड़ा कितनी दूरी पर है? ये 1 की दूरी पर है, ठीक है। और ये अगला आंकड़ा कितनी दूरी पर है? 7 और 1, 8 की दूरी पर है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको इन सबको जोड़ना है। तो ये हो गया आपका 9 और 23, उसके बाद में 13, 5, 1, 7 और ये आपका 3, ठीक है। और ये आपका 17 और ये आपका 1 और ये आपका 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 87, ठीक है। ये हो रहा है आपका 87। अब इसमें आपको भाग देना है, आंकड़े कितने हैं? 10, ठीक है। कैलकुलेशन आप एक बार जरूर चेक कर लें। 87 में 10 का भाग दोगे 8.7, ये सुनो, ये आपका आंसर होगा। माध्यिका से माध्य विचलन ये होगा। अगर माध्य से माध्य विचलन पूछें तो इन सब फिर तो क्या करना है आपको? माध्यिका थोड़ी लेनी, माध्य लेना है। माध्य कैसे आएगा? इन सब का योग करके 10 का भाग दोगे तो वो आ जाएगा 45.5, और उसके बाद में प्रत्येक से दूरी ज्ञात करके आप डालोगे तो शायद आपका ये 90 आएगा, तो ये 9 आएगा। 90 में 10 का भाग दोगे तो ये 9 आएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये था माध्यिका से माध्य विचलन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है, एक प्रेक्षण 25 को हटाया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? अच्छा, माध्य का मतलब क्या है? माध्य का मतलब औसत। औसत का मतलब है सभी को बराबर कर देना। जैसे कि कुछ राशि है, जैसे 5 अमाउंट है और उनका औसत है 11, 1 2 3 4 5, उनका औसत क्या है? 11। ये 11, ये 11, ये 11, ये 11। हालांकि ये छोटे बड़े होंगे, कोई 8 होगा, कोई 10 होगा, कोई 15 होगा, कोई 20 होगा, कोई ऐसे होगा। अगर आप 11 गायब कर दो तो भी तो इनका वैल्यू 11 11 11 11 यानी कि औसत 11 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि औसत के बराबर यानी कि माध्य के बराबर कोई अमाउंट आप माध्य में ऐड कर, उस ग्रुप में ऐड करते हो या निकालते हो तो माध्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे देखिए आप क्या बोल रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है, यदि एक प्रेक्षण 25 को हटाया गया तो नया माध्य क्या होगा? नया माध्य 25 ही होगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, आप अगर विधि से करना चाहो तो आप ऐसे देख लो कि आपके प्रेक्षण कितने हैं? 10, और आपका औसत क्या है यानी कि माध्य क्या है आपका? तो आपका माध्य है 25, है ना। तो आपका योग क्या जाना चाहिए? 25 × 10 यानी कि 250। अब आपने एक नया आंकड़ा उससे हटाया है यानी कि ये 250 हो गया, उसमें से आपने 25 हटा दिया तो ये कितना योग रह गया? 225। अब आंकड़े कितने हैं यानी कि प्रेक्षण कितने हैं? अब अगर प्रेक्षण की बात करें तो प्रेक्षण है 9, तो नया औसत आपका क्या होगा? अगर नए औसत की बात करें तो नया औसत हो जाएगा राशियों का योग 225 और बटे में आंकड़े कितने हैं? 9, तो ये आपका 25 ही आएगा, ठीक है। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि माध्य के इक्वल का कोई अमाउंट ऐड या लेस करते हो तो माध्य वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, ये बहुत तसल्ली से आप समझना क्योंकि ये थोड़ा सा एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एक बीजगणितीय सर्व समीका होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बीजगणित और आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तीनों चीजें साथ में डाल दी। देखो, ये कह रहा है कि ए बी और सी का माध्य m1 है,
देखना ए बी और सी का माध्य m1 है, बहुत तसल्ली से समझना। अच्छा, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है औसत। ओके, ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी का माध्य m1 है, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या बराबर m1 है। ये सुनो, ये माध्य हो गया। ठीक है, एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि राशियों का योग कितना होगा, ए बी और सी राशियों का योग कितना होगा, उनका औसत है ना, उसको राशियों की संख्या से गुणा कर लो। राशियां कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 3m1। ये सुनो, और आपको वैसे भी पता है कि बटे में 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य m2 है, तो अपन इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मध्य यानी बटे में 3 बराबर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा m2। इसने बोला m2 है, और 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m2। तो आपको पता करना है, देखिए ए बी बी सी और सी ए का माध्य क्या होगा, ये आपको पता करना है, बहुत तसल्ली से ध्यान देना। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, यानी कि बीजगणितीय सर्वसमीका होती हैं, वो ये बोलती हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा। यस सुनो, अब देखिए इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से इसके पूरे डेटा मैच करते हैं। कैसे? a प्लस बी प्लस सी ये रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा, ए बी बी सी सी ए ये रहा। तो कहने का मतलब इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से अपना काम हो जाना। बिल्कुल, अपन वैल्यू पुट करते हैं, अभी निकल के आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो आपको पता है कि 3m1, और इसका करना है होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करें तो ये देखो लिखा हुआ इसका वैल्यू 3m2 हो गया। ओके, प्लस 2 इंटू, अगर अपन इसकी बात करें तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, इसका तो वैल्यू लाना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इतना आपको समझ में आ गया? अब इससे आगे मैं आपको लेके चलता हूं। देखो 3m1 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। ओके, और ये आपका m1 का स्क्वायर हो गया। इतना आपको समझ में आ गया? मैं 3m को उधर ट्रांसफर करता हूं तो -3m2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बराबर के इधर आप वो प्लस का है। ठीक है, बराबर ये रह गया आपका +2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, सुनना तसल्ली से, इस ये प्लस का रहेगा तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा आपका 2 हो गया। अब 2 को भी ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9m² 1 प्लस सॉरी माइनस 3m2 इज इक्वल टू, ये 2 आ जाएगा बटे के अंदर, बटे में आ गया। उधर क्या रह गया? उधर आपका रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रह गया, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये क्या है? ये राशियों का योग है। ए बी बी सी सी ए तीनों राशियों का योग है, और योग का वैल्यू ये है। जबकि आपको योग नहीं चाहिए, माध्य चाहिए। तो 3 राशि 1 2 और 3 राशियों का योग ये है, तो उनका माध्य यानी औसत क्या होगा? योग में भाग दे दोगे, किसका? संख्या का। 1 2 और 3 राशि है तो 3 का भाग दे दो। बोलो हाँ या ना? अब यहां पे क्या होगा कि ऊपर से 3 कॉमन ले लो। अगर ऊपर से आपने 3 कॉमन लिया ना, तो 3 का भाग इसमें दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3m1 का स्क्वायर, है ना, माइनस इसमें से 3 कॉमन आ गया तो m2 रह गया, और बटे में कौन है? बटे में है 3 इंटू 2। ये सुनो, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बच गया? 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 बटे में 2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 अपॉन 2, ये आपका मध्य निकल के आ गया ए बी बी सी और सी ए का। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेके चलता हूं आपको, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का मान समान है? ये ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। आप एक काम करो, सेकंड ऑप्शन को सीधा देख लो। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जहां पे मध्य, माध्यिका और बहुलक समान होंगे। एक बात बताओ, अगर इस मैं बहुलक की बात करूं तो बहुलक कितना हो? बहुलक का मतलब है जो सबसे अधिक बार आंकड़ा आया है। तो ऑप्शन सी के अंदर देखो बहुलक कौन है? 3, यानी 3 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, अब ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो अगर मुझे इसकी माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका सामने पड़ी है, ठीक बीच का आंकड़ा,
तो ठीक बीच में कौन है? 3, क्योंकि आरोही क्रम में ऑलरेडी पढ़ा है। तो 3 इसकी माध्यिका है। ठीक है, अगर अपन को इसका माध्य लेना हो तो माध्य क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो जोड़ दो, 1 और 3 4, 3 3 3, ये हो गया 9 और 1 10 और 5 15। तो 15 तो योग हो गया, और ये राशियां कितनी है? ये 5 है, 5 का भाग दे तो ये हो गया 3। अब बताओ मुझे, बहुलक 3, माध्यिका 3, माध्य 3, तो ये क्या कह रहा है? किस समुच्चय के अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक समान आ रहे हैं? तो वो आपका ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, नहीं होगा फिर सी से, ऑप्शन बी से ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखना बहुत तसल्ली से, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। दो नगरों रामपुर और सीतापुर की जनसंख्या क्रमशः 20,000 और 30,000 है। एक शहर है रामपुर जिसमें 20,000 लोग रहते हैं, सीतापुर में 30,000 रहते हैं। यदि दोनों नगरों की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 280 और 240 है। पहले नगर में प्रति व्यक्ति की अगर इनकम की बात करें तो वो कितनी है? 280। दूसरे नगर में 240 प्रति व्यक्ति की इनकम है। दोनों नगरों को मिलाकर प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, 20,000 लोग हैं और प्रत्येक आदमी कितना कमाता है? 280। तो 20,000 को उनकी प्रत्येक की इनकम से गुणा करूंगा तो टोटल शहर की इनकम हो गई। कौन से वाले की? रामपुर वाले की। सीतापुर की बात करो, सीतापुर में 30,000 लोग हैं और हर आदमी आपके कितना कमा रहा है? देख लो, 240। तो 240 से गुणा कर दिया। ये रामपुर की टोटल इनकम यहां तक, और यहां से यहां तक ये आपके सीतापुर की टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम में दोनों शहरों की जनसंख्या का भाग दे दो, हर व्यक्ति के हिस्से की इनकम आ जाएगी। तो बटे में अपन क्या करेंगे? बटे में करेंगे आपके 20,000 प्लस 30,000, यानी जनसंख्या का भाग दे दिया, टोटल इनकम बटे में जनसंख्या, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर जाएगा 256। और कैलकुलेट करने का भी तरीका एक बार आप देख लो। बटे में क्या है? 50,000। ओके, है ना? आप ऊपर से कॉमन ले लो, ऊपर से देखो 0 0 0 0 4 बार है, यहाँ भी 4 बार है, 0 0 4 बार, एक बार और है। एक काम करें, अपन 5 0 अपन कॉमन ले लेवे। एक, ये 5 0 आपके कॉमन आ गए। कितने आ गए? 1 2 3 4 5। 5 0 कॉमन आते हैं, यहां क्या बच गया? 2 × 28 प्लस वहां बच गया 3 × 24। क्लियर? अब आप देखिए, ये 5 0 से ये आपके 4 0 से 4 0 कट गए, इससे कट गए ये 2 बार, और इसको जब इससे गुणा करोगे तो ये 256 आपका निकल के आएगा, है ना? ये आपका आंसर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से देखो। यहां पे आपको क्या करना है? देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक का मान ज्ञात करना है। ये आपकी सारणी है, इससे बहुलक लाना है। बहुलक का मतलब है कि सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 22। तो बहुलक आपको यहां से निकलेगा, ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 22 है, तो बहुलक आपका इसी वर्ग के अंदर पड़ा है। क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? जब इस प्रकार का बारंबारता बंटन आवे तो बहुलक, बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 या फिर f2 माइनस f0, है ना? अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको आप हाइट से या फिर इंटरवल से, आप इंटरवल कह सकते हो, हाइट कह सकते हो, या फिर वर्गांतर कह सकते हो, उससे मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, यहां पे सुनिए। सबसे अधिक बारंबारता है ना, वो आपकी कहलाएगी f1। ओके, उससे जस्ट पहले की बारंबारता वो कहलाएगी f0, उसके बाद की बारंबारता वो कहलाएगी आपके f2। ठीक है, चलिए, लोअर लिमिट कौन कहलाएगी? तो ये जो माध्यिका का वर्ग है, माध्यिका वर्ग, सॉरी, ये जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, यानी कि उसके वर्ग की निम्न सीमा, ये कहलाएगी लोअर लिमिट, एल हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या चाहिए है? एल चाहिए, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल हो गया। f1 उसी की बारंबारता, यानी सबसे अधिक बारंबारता f1 है, उससे पहले की f0 है, उसके बाद की f2 है, और ये इंटरवल, ये वर्गांतर है। 5 से 20 15 का अंतर है, 20 से 35 15 का अंतर है, 35 से 50 15 का अंतर है। अब इसको जो है आप अप्लाई कर दो। अगर बहुलक की बात करें तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है? यहाँ पे 50 प्लस ये आपका f1 कितना है? 22,
22 में से आपका कितना गया F0 यानी कि 18 बटे में 2 इंटू 22 है ना, माइनस ये 18 माइनस 12 है ना, F1 और F2 आप ये हो गया। इंटरवल जो है वो आपका हो गया 15। यस सुनो, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे आपको क्या करना है, ये हो गया आपका 50 प्लस इसमें से ये गया तो ये हो गया आपका 2 और 2 4, ठीक है, और बटे में ये हो गया आपका 44, 44 में से ये 30 गया तो 14, बटे में है आपके 14 और इंटू में आपका 15 है ही है, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 7 बार, तो ये 50 प्लस 15 दूनी 30, 30 में 7 का भाग दे दो, तो ये हो गया आपका 50 प्लस 7 चौक 28, पीछे रह गया 2, 7 दूनी 14, पीछे रह गया आपके 6, तो 8 7 56 बिल्कुल, और इससे भी आगे बढ़ेगा ये पॉइंटों में, लेकिन ये हो गया आपका 54.28। यस सुनो, तो आपका आंसर कौन सा है, फर्स्ट 54.28, ये इस प्रकार से बहुलक निकलेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट है। अब देखो यहां से आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण, बिल्कुल दो चर वाले रेखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो रहा है। मैं आपको ऑलरेडी समझा दूं, देखो दो चर वाले रेखिक समीकरण के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा ना, तो उसके हल होंगे अद्वितीय, यानी एक ही हल होगा, अद्वितीय हल, है ना। मैंने बहुत तसल्ली से समझाया है, जिन लोगों ने कोर्स खरीद रखा है उन्होंने जो है इस टॉपिक को बहुत शिद्दत से समझा है। देखिए मैं अभी समझा दूंगा आपको भी कि अद्वितीय हल किस प्रकार से, कौन है ए कौन है बी, ठीक है। अगर आपको मिलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे यानी अनेक हल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर गया, तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं, उस युग्म के, उस समीकरण के जोड़े के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। समझना बात को, a1 a2 b1 b2 वगैरह होते कौन है। आपको क्या करना होता है कि देखो जैसे ये समीकरण है, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 5y, 17 को इधर ले आओ, ये माइनस के 17 बराबर का 0, ये कर दिया। ऐसा करने के बाद में इस x के गुणांक में है वो तो है a1, y के गुणांक में है वो है आपका b1, और ये जो है ये है आपका c1। ओके, अब अपन सेकंड समीकरण की बात करें तो सेकंड समीकरण है आपका 5x प्लस 3y, 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 बराबर 0। अब यहां पे आप देखिए a2 आपका 5, b2 आपका 3 और c2 आपका 17। अब अपन को चेक करना है कि इसमें से इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन यहां पे सेट हो रही है, तो अपन सेट करते हैं इसको। अगर a1 अपॉन a2 करें तो इसका मतलब है 2/5, अब b1 अपॉन b2 करें तो 5/3, और c1 अपॉन c2 करें तो ये माइनस के 17 बटे में माइनस के 14। इस चीज का ध्यान रखना है, जो गुणांक के पास में साइन होता है उस साइन के समेत वहां पे वो लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए क्या ये बराबर है, क्या 2/5 5/3 के बराबर कभी होता है, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता ना। तो पहली कंडीशन लागू हो गई कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब यहां पे अद्वितीय हल होंगे, यानी कि परफेक्ट आंसर निकलेगा, x का कंफर्म मान आएगा और y का भी कंफर्म मान आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति है। नेक्स्ट, अब इसको देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि युगपत रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 8x प्लस 6y इक्वल टू 4 के कितने हल होंगे। अब बताओ अपन a1 अपॉन a2 यानी कि 4 के बटे में 8, भाई 4 के बटे में 8, b1 अपॉन b2 यानी कि y का गुणांक 3 के बटे में y का गुणांक 6, ओके। c1 अपॉन c2 यानी कि ये कौन है 2, इधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, -2, ये कौन है 4, इधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, -4। अब एक चीज चेक करो आप,
इनमें बराबर है कि नहीं है, क्या स्थिति है। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। ओके, तो यहां पे क्या कंडीशन बन गई, ये वाली a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, इसका मतलब यहां पे अनंत हल है। क्या कंडीशन है, अनंत हल है, हल की कोई सीमा नहीं। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे और लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, ये बोल रहा है कि युगपत रेखिक समीकरण 5x प्लस वाई इक्वल टू 7, 3x माइनस 4y इक्वल टू 18 के कितने हल होंगे। चलो अपन उस फॉर्म में लिखते हैं, ये आपका a1 है बटे में आपका 3a2 हो गया। अब y का गुणांक है 1 बटे में माइनस का 4। यह सुनो, अब आपको आगे तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका c1 कितना है 7, यानी कि माइनस का 7, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और माइनस के 18। आपका यही काम हो जाना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझे आप, तो यही बराबर नहीं है, तो पहली ही कंडीशन लागू हो गई कि इसका केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी एक। ठीक है, सुनिए अब इसको देखो। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखना, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर x गुना हो रहा है प्लस a प्लस बी वाई गुना हो रहा है बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर बोल रहा है कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो x और y के क्या क्या मान होंगे। क्या x का मान ये और y का मान ये, x का मान ये और y का मान ये, x का मान ये और y का मान ये, क्या होगा। अब इसको बहुत तसल्ली से समझना, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले मैं इसको लिखता हूं, लिखने के बाद में अपन को कुछ समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। देखिए a माइनस बी वाई, ठीक है, प्लस a प्लस बी, ये x है भाई, हाँ x प्लस a प्लस बी फिर y, ठीक है, बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इस सेकंड को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि a प्लस बी और x प्लस वाई, मतलब ये ब्रैकेट एक बार x से गुणा होगा, ये ब्रैकेट एक बार y से गुणा होगा। यहां पर भी ऐसे हो रखा है, ब्रैकेट एक बार x से गुणा हो रखा है, ब्रैकेट एक बार y से गुणा हो रखा है। तो एक काम करें क्या, अपन इस ब्रैकेट को एक बार x के साथ, इस ब्रैकेट को एक बार y के साथ गुणा करके इस फॉर्म में रख देते हैं, कुछ न कुछ अगर आइडिया मिले तो। ऑलरेडी कोई आइडिया नहीं होगा आपको कि मतलब किस प्रकार से करना है, कदम आगे बढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा। a प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, a प्लस बी जब y से गुणा होगा तो हो जाएगा a प्लस बी वाई, ये इससे गुणा होगा तब ये होगा, बराबर में उधर कौन पड़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे आप देखेंगे ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या इन दोनों समीकरणों के साथ में कुछ ऑपरेशन किया जाए तो कुछ निकलने की संभावना है क्या, x और y का मान आ सकता है क्या। दो चर वाले रेखिक समीकरण के अंदर अपन ऐसा किया करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाए या सेकंड में से फर्स्ट को घटाए या जोड़े या ऐसा कुछ करें ताकि एक वेरिएबल नष्ट हो जाए। तो अपन एक काम करते हैं, अपन समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये सेम टू सेम है ना, a प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, तो ये नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। और जैसे ही ये नष्ट होगी पूरी व्यवस्था, x आ जाएगा और x के बराबर कोई न कोई अमाउंट निकल के आ जाएगा, तो x का मान तो अपन को मिल ही जाएगा। फिर उस x के मान को कहीं रख करके y का मान लेके आ जाएंगे। एक काम करते हैं, अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, घटाओगे तो ये पूरा का पूरा पद पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा। देखना बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना, तब आपको मजा आ जाएगा इसमें। देखिए हालांकि ये तो मैच भी नहीं कर रहा है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है पद, ठीक है, तो अपन यहां पे ऐसे लिखेंगे कि देखो आप इसको देख लो, a प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई,
ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखो नष्ट हो गया पूरा का पूरा। तो क्या बच गया, ये बच गया आपका a माइनस बी एक्स, है ना, और माइनस का देखो a प्लस बी एक्स, ये बच गया, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये बच गया। ठीक है, इधर अगर बात करें तो देखो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का नष्ट हो गया, माइनस का 2ab, बी स्क्वायर माइनस का, और ये बी स्क्वायर भी माइनस का, तो माइनस के 2b स्क्वायर हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब आप इधर समझना बहुत तसल्ली से। अपने काम करते हैं, ये भी x है ये भी x है, x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लिया तो यहां बच गया a माइनस बी, उधर से x कॉमन आ गया तो यहां बच गया a प्लस बी, लेकिन बाहर माइनस है ना, ये माइनस अंदर वालों को इफेक्ट करेगा, ये माइनस से ये प्लस हुआ माइनस, माइनस से ये प्लस हुआ माइनस बी, और x आपका कॉमन ऑलरेडी आ गया, बराबर ये जो है इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस 2b कॉमन आ सकता है, 2b कॉमन आ गया माइनस का, तो यहां बच गया a, और वहां पे बच गया प्लस का आपके b। क्यों, क्योंकि माइनस 2 का भाग माइनस 2 कट गया, बी स्क्वायर है, एक b का भाग दोगे तो एक b कट जाएगा, एक b बच जाएगा। शाबाश। अगर यहां पे अपन बात करें तो देखो माइनस ए और प्लस ए नष्ट हो गया, माइनस बी और माइनस बी तो माइनस के 2b हो गए, यस माइनस के 2b, और इनटू में कौन पड़ा है x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनको लिख दिया माइनस का 2b और x को यहां पे लिख दूं इनटू x, बराबर माइनस का 2b और a प्लस बी। अब यहां पे तो आप देखिए सही, माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो गया, और x का मान आ गया a प्लस बी। बोलो क्या आ गया, a प्लस बी। तो अब जाकर के आपके पास x का मान आया है, तो x की जगह a प्लस बी, एक्स की जगह a प्लस बी, a प्लस बी। ओके, अभी और चेक करना पड़ेगा y का मान, वरना तो अगर यहाँ पे a प्लस बी होता और यहाँ पे कहीं पे a प्लस बी नहीं होता x का मान, तो अपन कह देते कि भाई यही ऑप्शन है ना, लेकिन अपन को अभी y का मान निकालना पड़ेगा। अपने काम करें, x के मान को समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी आप रख दो, y का मान आ जाएगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट लेता हूं, देखिए अपने काम करते हैं कि x का जो मान है ना, आपका इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था a माइनस बी एक्स, एक्स की जगह अपन a प्लस बी रख देंगे ना, फिर क्या था देख लीजिए, प्लस प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, एक बार मैच कर दो तो सही है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी ठीक है। अब एक काम कीजिए, आपको y का मान लाना है ना, इस समीकरण में y एक यही तो है, अभी y का मान आएगा देखना, a माइनस बी, ए प्लस बी को अपन लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो आप समझते हैं, इससे ये निकल के आएगा, प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज बताइए मुझे, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर नहीं गया क्या, क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर ए स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से बी स्क्वायर उधर जाएगा या नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उधर माइनस का बी स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा है, ये जाकर के प्लस का होगा, प्लस का बी स्क्वायर, तो ये नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये नष्ट हो गए। फाइनली क्या बच गया, फाइनली बच गया a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। आपको y का मान चाहिए ना, तो माइनस 2ab के बटे में चला जाएगा a प्लस बी, है ना। तो y का मान आप देख लीजिए माइनस 2ab a प्लस बी, देखो इसको देखो, माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, और आपके x का मान तो a प्लस बी आया था, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। आपको ऐसा हम एग्जाम में कैसे करेंगे, पहली बात तो ये है कि इतना लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अप्रोच ये हुआ करती है, ये आपको पता चला। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखना, यहां पे क्या करना है, ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखना ये बोल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। फिर बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ax
माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x और y के मान क्या है? अब यहां पे क्या दिमाग लगाएं, कैसे करें? तो अपन सीधा जोड़ देवें क्या, घटा देवें क्या? ऐसा करने में एक कमी है, ऐसा करने पर भी अपन को कुछ हासिल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे x, देखो x के साथ में a है, यहां पे x के साथ में a नहीं है, y के साथ में कुछ भी नहीं है, y के साथ में b है। तो या तो अपने काम करें, अपन को x और y के मान लाने हैं ना, तो या तो इस x के साथ में a है तो ऊपर भी a करें, या फिर y के साथ इधर b है तो ऊपर भी b करें। तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाले पूरे समीकरण को a से गुणा कर दो या फिर b से गुणा कर दो, है ना। तो a से गुणा करोगे तो x के साथ में a आ जाएगा, b से गुणा करोगे तो y के साथ b आ जाएगा, जिससे चाहो उससे गुणा कर लो। अगर पहले x का मान चाहिए तो b के पास y लेके आ जाओ। तो अपने काम करते हैं, है ना, समीकरण जो फर्स्ट है ना वो है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये सुनो, इसको मैं क्या करता हूं, b से गुणा करता हूं। b से गुणा करने पर तो अपन लिखेंगे, चलो अपन लिखेंगे क्या, सीधा कर ही देते हैं। b से गुणा करने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। सुनिए भाई, b से गुणा कैसे, पूरा समीकरण b से गुणा होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। अब इसको गुणा किया तो ये हो गया आपका बी एक्स, ये हो गया आपका बी वाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a इंटू बी ए बी, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। इतना हो गया। अब सेकंड में आपका वो क्या पड़ा था समीकरण, सेकंड समीकरण आपका पड़ा था, देख लो, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम करो, देखो एक्स बी एक्स ए, ठीक है, ये तो मैच नहीं कर रहा, वाई बी और वाई बी ये मैच कर रहा है। तो अपने काम करें, समीकरण फर्स्ट या सेकंड को जोड़े या घटाए, कोई ऐसा काम करे ताकि नष्ट हो जाए एक। अपन एक काम करते हैं ना, इसको सीधा जोड़ ही देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा कि नीचे वाले के साइन चेंज होंगे नहीं, ये बी वाई नेगेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नष्ट हो जाएगा। और यहां क्या निकल के आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये जुड़ करके हो जाएंगे ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर। अब इनकी बात करें, इनको जोड़ना है तो देखो ये तो दोनों नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ओके, अब अगर इनकी बात करें तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, जुड़ गया, ठीक है। अब अपन आगे की बात करें, देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहां पे क्या बच गया, a प्लस बी बच गया बराबर। इनमें से a कॉमन आ जाएगा तो a का भाग इसमें दिया तो a प्लस a से ये कट गया b आपका बच गया। अब आप देखिए यहां पे a प्लस बी और a प्लस बी नष्ट हो गया तो x का मान क्या आ गया, a आ गया। शाबाश, यस और नो, कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। x का मान आपके a आ गया। अब अपने काम करते हैं, x का मान a, x का मान माइनस ए, x का मान a, x का मान माइनस ए, तो x का मान a दो जगह आ रहा है, तो y का मान क्या होगा, b या माइनस बी, चेक करते हैं। अपन x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो x का मान आपके a आया है तो x की जगह a रखा, प्लस y की जगह y रखो, बराबर a प्लस बी। अब देखो a उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो a प्लस का है, a तो कट जाएगा, तो y का मान पॉजिटिव b रह गया। अच्छा, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, देखो तो सही आप, x का मान तो पॉजिटिव a और y का मान भी पॉजिटिव b, x का मान पॉजिटिव है, y का मान पॉजिटिव b। अब ये इतना इंटरेस्टिंग है, तो इस प्रकार की बात है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, देखो आगे एक दो क्वेश्चन और अलजेब्रा के हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके रेखिक समीकरण का है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x प्लस 2y इक्वल टू के और 10x प्लस 4y इक्वल टू 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक बात बताओ, आपके पास दो रेखिक समीकरण है और इनके अनेक हल है, और अनेक हल किस कंडीशन में होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन के अंदर। तो अपन एक काम करते हैं, अनेक हल है तो अपन रखते हैं, देखो a1 कौन है 5 बटे में a2 कौन है 10 बराबर b1 कौन है 2
बटे में b2 कौन है 4 बराबर c1 कौन है k इधर आएगा ना तो माइनस का k बटे में c2 कौन है 3 इधर आएगा ना तो माइनस का 3, वैसे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 दूनी 10 ये 1 है भाई ठीक है। 1/2 बराबर 1/2 बराबर k/3 तो 1/2 ये बराबर है k/3 के 3 इधर आ गया तो 3/2 बराबर k तो k का मान आपका 3/2 है ठीक है। ये आपका k का मान हो गया। क्लियर? पूछा ना k के किस मान के लिए इसके हल अनंत होंगे तो k का मान जब आपके 3/2 आएगा तब अनंत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ये दिखने में छोटा सा दिख रहा है लेकिन ये छोटा सा है नहीं। यदि 2/(x-1) + 1/(x-3) = 3/(x-2) तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है ठीक है। अब सुनिए, आपका इतना तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इनका एलसीएम तो क्या लेवे, एलसीएम लेकर के तो फंसेंगे। एलसीएम लेकर इसलिए फंसेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण में जाएगा और बटे में द्विघात समीकरण और ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा ये उससे मल्टीप्लाई होगा, बहुत टिपिकल फेज हो जाएगा। हम उससे बचना चाहते हैं, फिर क्या करें? चाहे तो आप कर सकते हैं वैसे, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आपका x-1 इंटू x3 तो ये हो गया x² है ना, ये हो गया आपका -3x, ये हो गया आपका -x, ये हो गया आपका +3 है ना, तो ये हो गया आपका x² माइनस का 4x प्लस का 3 है ना। अब वो जाकर के 3 से गुणा होगा तो ये हो गया 3 से गुणा होगा तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 12 है ना, और ये हो गया आपका 3 3 9। इस प्रकार से आप इसको आगे ले जाकर के काम तो कर सकते हैं ठीक है। इसकी सेकंड अप्रोच क्या होगी देखना, ये है आपका 2/(x-1) प्लस 1/, उसमें क्या है, हो सकता है आगे जाकर के द्विघात समीकरण है तो आगे जाकर के फैक्टर ना हो, ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि थोड़ा सा अपन दिमाग लगा लेवे ना तो इसको अपन यही नष्ट कर देंगे। 2/(x-1) 1/(x-3) और उधर कौन है 3/(x-2। देखो ये कौन है 2 1, तो क्या उस 3 को 2 और 1 में तोड़ा जा सकता है क्या? क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? लिख सकते हैं 2/(x-2) ठीक है, और प्लस 1/(x-2। इससे क्या हो जाएगा अभी आपको आगे पता चलेगा कि इससे होना क्या है। अपने काम करें, इसको भेजते हैं इधर, इसको भेजते हैं उधर ठीक है। इसको अपन ने इधर भेजा तो ऊपर कौन है 2/(x-1) और ये इधर आया तो माइनस का हो गया 2/(x-2 बराबर ये उधर गया तो उधर माइनस का हो जाएगा, उधर पड़ा है 1/(x-2 ये उधर गया तो माइनस का 1/(x-3। ओके, अब इनका एलसीएम आ गया आपके x-1 और x-2, इसका भाग इसमें गया, ये कट गया, ये बच गया, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x - 2 दूनी का 4 है ना, ये क्या है माइनस, इसका भाग ये कट गया, ये बच गया, ये जाके इससे गुणा होगा तो देखो x × 2 और -2x। ओके, अब -1 × 2 -2 और ये माइनस से गुणा होगा तो +2 ओके इज इक्वल टू, इधर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा x-2 और x-3। आप कहोगे यहां पर भी गुणा करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा। देखो अभी ये देखो इससे ये नष्ट हो गया, अभी बताऊंगा आगे आपको। इसका भाग इसमें दिया, ये कट गया, ये बच गया, इसको 1 से गुणा किया तो x-3 है ना, इसका भाग इसमें दिया, ये नष्ट हो गया, ये बच गया, इसको 1 से गुणा किया तो ये सेम टू सेम लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस इंटू प्लस माइनस का x माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। यहां पे आने के बाद में कंडीशन है कि ये कट जाना, कट गया ना, ऊपर 2x पॉजिटिव नेगेटिव नष्ट हो गया, x पॉजिटिव नेगेटिव नष्ट हो गया, ऊपर देखो -4 और +2 फाइनली -2 बच गए और बटे में x-1 हो गया, बराबर में ऊपर कौन बच गया -3 और -2 तो आपका -1 और बटे में कौन है x-3, माइनस से माइनस गया और इसको अपन आगे बढ़ाए तो x-3 2 से गुणा होगा तो ये आकर के इससे गुणा होगा ना 2 से, तो 2x - 3 दूनी 6, ये जाके 1 से गुणा होगा
तो x माइनस वन है ना, x उधर ट्रांसफर किया, 2x में से x गया तो x, और माइनस 6 इधर आएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, तो ये माइनस का 6 उस माइनस का 1 उसमें से घटेगा ना, ये 5, तो x का वैल्यू आपके 5 आ गया। ये सुनो, आप उससे भी ट्राई जरूर करना, इनका एलसीएम लेना और फिर द्विघात समीकरण आएगा उसको सॉल्व करना, आपके x का वैल्यू 5 आना चाहिए, अगर फैक्टर हो गए तो। फैक्टर नहीं होते हैं तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ज्ञात करने का, ठीक है। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है, तो उस पर मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो कि आपको तो ये आता ही नहीं, तो सिंपल सा वे है, x का वैल्यू पुट कर दो, है ना, x की जगह 5 रख दो, ये 5, ये 5। भाई बात तो यही है ना, x का वैल्यू लाना है, x का वैल्यू आप इस विधि से निकालने में समर्थ नहीं है, तो फिर क्या करें, आप यहां से ले लेके x का मान वहां रख दो, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो x का वैल्यू है, ठीक है। वो कौन है, 2, 2 के बटे में x का मान 5, x का मान 5 रखे तो 5 में से 1 गया तो 4, प्लस 1 बटे में x का मान 5 रखे तो 5 में से 3 गया तो 2, बराबर 3 बटे में x का मान 5 रखे तो 5 में से 2 गया तो 3, है ना, ठीक है। तो 3 से 3 तो कट गया एक बार। अब देखो इनका एलसीएम क्या आ गया, 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया, 2 प्लस 2 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 1 से गुणा कर 2 बराबर 1, 2 और 2 4, 4 में 4 का भाग एक बार, 1 बराबर 1। यस, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, किससे, 5 से। x का वैल्यू 5 लेते ही ये समीकरण सेटिस्फाई होता है। भले ही आपको ये अप्रोच नहीं आती है, भले ही आप द्विघात समीकरण से नहीं करो चलेगा, आपको ये तरीका आना चाहिए कि x का मान रखते ही ये समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, संतुलित हो जाना चाहिए, समझे आप, ठीक है। तो इतना आसान है जी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। ये क्वेश्चन भी उसी की तर्ज पर बना हुआ है, लेकिन वो वाला जो कॉन्सेप्ट कि अपन x का वैल्यू रख के देख ले, अगर हो जाए तो सबसे बेस्ट है, वरना तरीका तो आपको समझा ही देंगे। सुनना, अपन सबसे पहले x का मान जो है -5 रखते हैं। इसने बोला ना अगर ऐसा हो तो x का मान क्या होगा, x का मान -5 माना, तो x की जगह -5 और माइनस आगे 7 है, बटे में x की जगह -5 और -3 है ना, प्लस x की जगह -5 और -2 आगे हैं, x की जगह -5 और -9 आगे हैं, बराबर 2। ऊपर कौन है, ऊपर है -12 और बटे में है -8, प्लस ऊपर है -7 और बटे में है -14, बराबर 2। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और ये कट गया 2 बार, 4 से ये कट गया 3 बार, 3 में 2 का भाग देने का मतलब इसका मान हो गया 1.5, 3 में 2 का भाग तो 1.5 हो गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और आधा और 2 होता है ना, बिल्कुल 1.5 और आधा मिला करके 2 होता है, ये सुनो, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान जो -5 है वो इसको फुली सेटिस्फाई करता है, बस हो गया। आप कहोगे इसके अलावा वो तरीका क्या हो सकता है, तो हम आपको वो समझाते हैं। अब आप समझने की कोशिश करना, ये कह रहा है x-7 बटे x-3, x-7 बटे में x-3 प्लस x-2 बटे में x-9 बराबर 2, यही है, x-7 x-3 x-2 x-9 बराबर 2। अब आप समझिए कि इसको किस किस प्रकार से किया जाए, इसको बहुत गजब लेवल पे जाएगा ये, देखना। सुनो, अपन इस 2 को इधर ट्रांसफर करें, आपको ये तो गजब है, 2 इधर माइनस का होगा, 1 -1 इसको देवें, 1 -1 इसको देवें, 2 इधर आया तो माइनस का 2, -2 को -1 और -1 लिखा जा सकता है, -1 इसको दिया तो ये हो गया x-7, देखिए ये हो गया x-7 बटे में x-3 माइनस का 1 प्लस ये हो गया x-2 x-9 माइनस का 1 बराबर का 0। आपको ऐसे करने से होगा क्या, अभी आपको पता चलेगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इनका एलसीएम आ गया x-3, इसका भाग दिया तो ये हो गया x-7, बीच में क्या -1 का भाग दिया इसमें x-3 बार, x-3 जाकर के -1 से गुणा होगा तो -x और प्लस का 3 हो जाएगा, इतना तो आप समझते हो। ये सुनो, अब अगर इनकी बात करें तो इनका एलसीएम आ गया x-9, इसका भाग दिया ये कट गया, x-2 हो गया, 1 का भाग दिया इतनी बार गया, इसको -1 से गुणा किया तो -x और प्लस का 9 बराबर का 0। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है।
अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो क्या कंडीशन बनती है, जो देखो आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया x-3 और x-9, ये सुनो, ठीक है। अब इससे आगे की कंडीशन अगर लोगे तो इसमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को लग रहा है टिपिकल होगा। एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव एक्स ये नेगेटिव एक्स कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, देखो यहां पे क्या रह गया, ये -7 और +3, ये -4 और बटे में क्या है x-3 प्लस, अपन को एलसीएम तो लेना नहीं है, उससे तो बचना चाह रहे हैं अपन, क्योंकि एलसीएम लेने पर तो ये स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा। ये हो गया आपके 7, 9 और -2 7 हो गया, बटे में क्या है x-9 बराबर का 0। एक काम करें क्या अपन इस पद को ही उधर भेज देते हैं, तो यहां बच गया 7 बटे में x-9, ये पद यहां पे माइनस में है ना, उधर गया तो प्लस का हो गया, तो हो गया 4 बटे में x-3। अब अपन को एलसीएम से मुक्ति मिल गई। अब क्या होगा कि ये जाकर के 7 से गुणा होगा और ये आकर के 4 से गुणा होगा, ये जाके 7 से गुणा हुआ तो हो गया 7x और माइनस का 7 या 21, ये जब 4 से गुणा हुआ तो 4x माइनस 9 चौक 36, या सुनो 4x उधर जाएगा 7x में से घट गया तो 3x और 21 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो उधर बच जाएंगे माइनस के 15, है ना, और 5 से ये कट गया, 3 से कट गया ये 5 बार, -5 बार, ये सुनो क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, इस कारण से। अब बताओ इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा। अब ऐसा एग्जाम में आप कर पाने की कंडीशन में नहीं रहोगे क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस रहेगा। उस कंडीशन में एक ही तरीका है कि आप x की वैल्यू पुट कर दें, जल्दी से आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे समय चाल दूरी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। अच्छा, धारा के विपरीत, देखिए विपरीत 900 मीटर जाने में 12 मिनट लेता है, दूरी बटे में समय, तो ये विपरीत दिशा की चाल आ गई। लेकिन ये मीटर में है, सुनिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, और ये मिनट में है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए मिनट में 60 का भाग देंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 60। ठीक है, तो ये 000 से 000 कैंसिल हो गए, 6 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 4.5 बार, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी कि 900 मीटर धारा के प्रतिकूल 12 मिनट में जाएगी, तो इसका मतलब चाल बनेगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर अपन दिशा की बात करें तो इसने क्या बोला है, देखो क्या बोला है, यदि आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी तय करने में 12 मिनट का समय लेता है या 12 मिनट में कर सकता है, और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस लौटता है, तो धारा के खिलाफ गया 900 मीटर, वहां से वापस जब आएगा तो दिशा में डायरेक्शन बनेगा, तो दिशा में वो कितना आता है 900 मीटर और आता है 9 मिनट के अंदर। तो दिशा में अगर बात करें तो 900 मीटर 9 मिनट में आता है, दूरी बटे में समय, तो ये चाल आ गई, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ये मीटर में 1000 का भाग देंगे तो किलोमीटर हो गया, और मिनट में 60 का भाग देंगे तो ये घंटा बन गया, तो ये 60 ऊपर चले जाएंगे, है ना। 000 से 000 कट गया, 9 से 9 कट गया, ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिशा की चाल हो गई। अब ये दिशा की चाल है, वो विपरीत दिशा की चाल है, उस कंडीशन के अंदर देखना आपको नाव की चाल लानी है। क्या बोला है, यदि आदमी स्थिर जल में किस गति से तैर सकता है, तो एक काम करते हैं, स्थिर गति लानी है आपको, स्थिर जल में आदमी की गति लानी है, यानी चाल लानी है। क्या करोगे, इसका कॉन्सेप्ट है कि दिशा की चाल प्लस विपरीत दिशा की चाल और बटे में 2, ये 10.5 में 2 का भाग दोगे तो 5.25 आ जाएगा, 5 से ही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। डी आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब यहां पे समझने की कोशिश करना, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है, ये आपको पता करना है। आपको पता है समय और चाल में उल्टा रिलेशन होता है, समय चाल का अनुपात अगर 2:1
देखो समय का अनुपात अगर 2:3 है तो चाल का होगा 3:2। मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो, एक व्यक्ति सामान्य गति का 60% गति से चले तो ये तो आपकी सामान्य गति और ये आपकी वर्तमान गति, समझे आप? ठीक है, ठीक है। बात है गति की, यानी कि चाल की। उसने बोला कि सामान्य चाल का, देखो सामान्य गति का 60% गति से चले तो, मानो कि उसकी सामान्य गति 100% है, उसका 60% चलता है तो गति का अनुपात हो गया आपका 5:3। पहले अगर 5 की स्पीड चलता था तो उसका 60%, अब 3 की स्पीड चलेगा। अगर गति की स्पीड ये है तो उसी दौरान लगने वाला समय इसका उल्टा हो जाएगा और समय हो जाएगा आपका 3:5। तो पहले अगर आपको 3 इकाई समय लगता था तो अब लगता है 5 इकाई। इतना समझ में आया? अब पहले के मुकाबले कितना ज्यादा समय लग रहा है? 2 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। कितना? 2 यूनिट। और इसने बोला है कि 2 इकाई जो ज्यादा समय लग रहा है वो समय कितना है? 1 घंटा और 40 मिनट। तो एक बात बताइए, 2 इकाई का मान 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को घंटे में बदलो, 40 में 60 का भाग दोगे, 0 0 कैंसिल, 2 और 3, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये बोल रहा है कि सामान्य गति से चलने पर कितना समय लगेगा। तो सामान्य गति से चलने पर समय आपका 3 इकाई है। तो आप कैसे पता करोगे? सामान्य गति से आपको समय पता करना है ना, तो ये तरीका रहेगा कि ये आपका 5/3 है, इसमें 2 का भाग दोगे और गुणा 3 से करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 इंटू ये आपका 3/2, है ना? 3 से 3 कट गया, 5 में 2 का भाग 2.5, तो ये 2.5 घंटे लगते हैं। ये सुनो, ये हो गया आपका 2.5 घंटे। ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब अपन लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस पर आप फोकस करो, बहुत तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य उसका टाइम क्या है दिल्ली पहुंचने का? समझना, सामान्य गति का 3/4 गति से वो अगर चले, यानी कि वो कह रहा है कि वर्तमान चाल जो है ना, वो सामान्य का 3/4 चले तो वर्तमान चाल तो 3 हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी 4। तो अपन यहां पे लिख देते हैं, ये तो आपका सामान्य चाल हो गया और ये आपका वर्तमान हो गया। बात है चाल की, फिर करेंगे समय की। ये सुनो, ओके। व्यक्ति सामान्य गति का 3/4 से चले तो, अगर सामान्य गति 4 है, वर्तमान 3 रहे तो 4:3 अगर आपकी गति है तो आपका समय क्या लगेगा? 3:4 में। कहने का मतलब यह है कि 4 से चलने पर अगर 3 इकाई समय लगता है तो अब आपकी गति 3 हो गई है, उससे चलने पर 4 इकाई समय लगेगा। तो वो बोल रहा है कि पहले के मुकाबले 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो पहुंचेगा। पहले 3 इकाई में वो पहुंचता है, अब पहुंचेगा 4 इकाई में, तो आपका 1 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है और 1 यूनिट आपका 18 मिनट के बराबर है। ये आपके लिए क्या है? सुराग। आई समझ में बात? ठीक है। आपको पता करना है कि सामान्य समय कितना है। अगर अपन सामान्य समय की बात करें तो देख लीजिए कि जो सामान्य समय है वो 1 इकाई का मान 18 है, 18 में 1 का भाग दे दिया और गुणा 3 से कर दो, 18 या 54 मिनट। ओके, 54 मिनट में वो सामान्य तरीके से पहुंचता है। आई समझ बात? समय चाल का उल्टा रिलेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट से देखो कितने आसान हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 से चलता है तो कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य समय से कितने समय में पहुंचता है? सामान्य चाल से कितने समय में पहुंचता है? तो देखिए, अगर उसकी वर्तमान चाल सामान्य का 5/7 रहे, यानी कि सामान्य चाल उसकी 7 थी, अगर वर्तमान 5 होवे, तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि ये तो सामान्य है और ये वर्तमान है,
पहले चाल की बात करेंगे और फिर करेंगे समय की। ये सुनो, ठीक है। तो देखिए वर्तमान, देखो सामान्य गति अगर 7 थी तो उसने वर्तमान में 5 कर दी है। 7:5 में चाल रहेगी सामान्य और वर्तमान की, तो समय रहेगा 5:7 में। पहले अगर 5 इकाई में पहुंचता था तो अब 2 इकाई ज्यादा लगते हैं, 7 इकाई का समय लगता है। तो पहले के मुकाबले देखिए 2 यूनिट, 2 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। और वो बोल रहा है कि इस प्रकार से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। सामान्य से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ये आपके लिए सुराग का काम करेगा। आपको सामान्य समय चाहिए। अगर सामान्य समय से कितने समय में पहुंचेगा वो पता करना है, तो 2 इकाई का मान 10 मिनट है, 10 में दिया 2 का भाग, गुणा किया 5 से, तो वो 25 मिनट में पहुंचेगा। कितने में? 25 मिनट्स में। ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी विद्युत के खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी चाल क्या है? एक बात बताओ, ये विद्युत का खंभा है ना, और रेलगाड़ी इसको पार करेगी। देखना, यहां से पार करना अभी शुरू नहीं किया, पार करना शुरू किया और ये पार कर दिया। यानी कि रेलगाड़ी का इंजन तो पहुंचा यहां पे और उसका अंतिम डिब्बा यहां पे पहुंचा, तब जाकर के ये खंभा पार हुआ। तो खंबे को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो उसकी लंबाई कितनी है? 225 मीटर। तो इसका मतलब 225 मीटर वो ट्रेन दूरी तय करेगी और खंबे को पार कर देगी। और पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 15 सेकंड का। तो चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटे में समय। तो दूरी आपकी है 225, बटे में समय कितना है? 15। लेकिन ये तो मीटर में सेकंड का भाग दिया है, तो चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 18/5 से। 18/5 से। तो अब आप देख लीजिए, 15 से ये कट गया 15 बार, 5 से ये कट गया 3 बार, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे 18/5 से कैसे? अरे भाई, मीटर देखो, ये कौन है? किलोमीटर। और ये कौन है? प्रति घंटा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 मीटर लिखेंगे, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 सेकंड लिखेंगे। 0000 कैंसिल, 5 से 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 18 बार। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो उल्टा करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में लेके जाएंगे, तो इसको उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखना, क्या बोल रहा है वो? 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? उसकी गति है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, एक रेलगाड़ी कितनी है? 250, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो भी कितना है? 250। एक काम करो, ये आपका प्लेटफॉर्म है 250 का। ट्रेन यहां से पार करना शुरू करेगी, यहां से चलना आरंभ करेगी और ट्रेन पहुंचेगी यहां पे, अंतिम डिब्बा यहां पे। ये आपका प्लेटफॉर्म पार हुआ। प्लेटफॉर्म लंबा कितना था? 250 मीटर। और गाड़ी कितनी लंबी है? 250 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी तय हुई गाड़ी को उस प्लेटफॉर्म को पार करने में? ये 250 प्लस 250, यानी कि 500 मीटर की टोटल दूरी तय हुई है। और चाल क्या है भाई बताओ? चाल है आपकी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। 63 किलोमीटर प्रति घंटा। एक काम करो, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। तो इसको गुणा किससे करोगे? 5/18 से, है ना? ठीक है, तो 9 से कट गया ये 7 बार, और 9 से कट गया ये 2 बार। तो ऊपर हो गया 35, 35/2 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात आपको समझ में आ गई? अब अपन आगे लेके चलते हैं। अपन को पता करना है कि ये दूरी पार करने में समय कितना लगेगा। तो समय होता है दूरी बटे में चाल। आपको समय लाना है ना, तो समय होगा दूरी कितनी है? 500 मीटर, बटे में चाल क्या है? चाल है 35/2। ये उलट के गुना हो जाएगा। तो ये 500 इंटू 2/35,
ऊपर हो गया 1000, 1000 बटे में 35। ठीक है, जब आप इसमें भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1000 में भाग देना आपको 35 का, तो 1000 में 35 का भाग देने का मतलब है 28। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर 28 सही 20 बटे में 35। ओके, ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, 28 से 20 बटे में 35। राइट, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। अब इसको समझो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाती है तो वह राजधानी की तुलना में 8 घंटे कम समय लेती है। तो राजधानी की गति कितनी है? अब इसको आपको पता करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से ध्यान देना। एक तो है राजधानी, एक तो है राजधानी एक्सप्रेस, मतलब एक तो है राजधानी ट्रेन और एक है एक्सप्रेस। ठीक है, अब एक काम करते हैं। ठीक है, माना इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है y किलोमीटर प्रति घंटा। 672 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे अधिक समय लेती है। एक बात बताओ, 672 मीटर की दूरी तय करनी है, राजधानी को कितना समय लगेगा? 672 में x का भाग दे दो, दूरी बटे में चाल, इतने घंटे का समय लगेगा। एक्सप्रेस को कितना लगेगा? 672 बटे में y का भाग दे दो, इतने घंटे का समय लगेगा। और इसका इक्वेशन कैसे बनावे? तो लिखा हुआ है, देखो, एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे अधिक समय लेती है। अधिक समय कौन लेती है? एक्सप्रेस। किससे? राजधानी से। तो एक्सप्रेस का समय ज्यादा है राजधानी से, तो एक्सप्रेस का समय है 672 में y का भाग दो, इसमें से राजधानी का समय घटा लो, तो ये आपके कितना आ रहा है? ये आ रहा है 14 घंटे। आई समझ में बात? ठीक है, अब इसका अगर आप एलसीएम भी लेते हो, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे, आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन अपनी गति को दुगुना कर दे। तो एक्सप्रेस ट्रेन अपनी गति को दुगुना करेगा तो y की जगह 2y कर देगा, फिर तो बहुत फास्ट चलेगी वो, तो समय कम लगेगा। तो क्या करता है कि राजधानी की तुलना में 8 घंटे कम लगेंगे। ओ, ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो देखिए, जब एक्सप्रेस अपना स्पीड को दुगुना कर देगा तो ये आपका 672 मीटर जो दूरी तय करने में स्पीड रहेगी y की जगह 2y। ये सुनो, अब इतना जो समय लगेगा, ये समय राजधानी क्या लगेगा? राजधानी की तुलना में 8 घंटे कम समय लगेगा। ये समय उसके मुकाबले 8 घंटे कम है। तो अपन एक काम करें, राजधानी का समय कितना है? 672 बटे में x, है ना? इसमें से अगर उस समय को घटाओगे 672 बटे में 2y, तो ये फर्क आएगा 8 घंटे का। बोलो कितने का आएगा? 8 घंटे का। ठीक है, अपन को क्या करना है? अपन को राजधानी एक्सप्रेस की गति लानी है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो काम करते हैं, मैं इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख देता हूं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा अभी आप देखोगे। ये माइनस में लिखना है आपका 672 बटे में 2y, इसको प्लस में लिखना है आपका 672 बटे में x। ओके, अब आपको क्या करना है? समीकरण फर्स्ट या सेकंड को जोड़ दो, तो आपका एक काम तो वैसे ही हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप अगर आप जोड़ोगे तो क्या कंडीशन बनेगी? ये तो आपके नष्ट हो गया, हो गया। और इनको आप कैसे जोड़ोगे? तो ये हो जाएगा 672 बटा वाई माइनस 672 बटे में 2y बराबर, ये हो गया आपका 22। 22 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 2y, y का भाग दिया, y कट गया, 2 से ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 12 1 13, है ना? माइनस 672 बराबर 22। ठीक है, अब यहां देखिए, इसमें से ये गया तो 672 ऊपर बच गया और बटे में है 2y बराबर का कौन है? 22। अब आप y का वैल्यू लेकर के समीकरण फर्स्ट में आप रखोगे तो x का मान आएगा।
ठीक है, तो कैसे आएगा कि आपका जो 672 है ना, इसमें आप 22 का भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगा। तो एक काम कर सकते हो, है ना, आप y को उधर लेके जाओ, तो ये हो गया आपका y, 22 इधर आ गया तो बटे में कौन है 44। अब आप y का मान एज इट इज समीकरण फर्स्ट में रख दो, है ना, तो आपके x का मान निकल के आ जाएगा। कैसे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट क्या है 672 बटे में y की जगह रखो 672 बटे में 44, तो 44 ऊपर चला जाएगा, है ना, माइनस का 672 बटे में x और बराबर का आपके 14 हो गया। तो इससे ये कट गया, ठीक है, और क्या बच गया 44, 44 उधर जाएगा, तो यहां माइनस का 672 बटे में x बराबर उधर कौन है 14। तो ये यहां से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा माइनस का 30। क्लियर? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का मान आ जाएगा 672 बटे में 30। ये सुनो, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 672 में आप 30 का भाग दोगे तो ये आपका 22.4 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22.4। क्लियर? अगर आप इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आप इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो एक तो यहां पे काम कर सकते थे कि आप x को कट किया ना, उसकी जगह आप y को यहां पे 1/2 से गुणा करके y को ही नष्ट कर देते तो x बच जाता, काफी हद तक कम हो जाता। वरना फिर आप ऑप्शन से करोगे तब काम होगा। ऑप्शन से उठा लो कि राजधानी की चाल 22.4 है, उसका इसमें भाग दिया, उसके मुकाबले उसके 14 घंटे ज्यादा है, वैसे कर लो, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों ये था अपना इसका लास्ट क्वेश्चन। आपको इसमें शॉर्ट वे में करने का तरीका ये कि ऑप्शन उठा लो, ठीक है। चलिए, तो अब अगली कड़ी में अपन 8वां जो टेस्ट था उसके पेपर सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।